Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 14, biomolecules, in which we have did the carbohydrate. बेटा हमने कौन सा बायोमोलिक्यूल कर लिया था? कार्बोहाइड्रेट. Now we are doing the next biomolecule, that is protein. प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ growth and development के रिगार्डिंग, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी फ्रेम होती है. जैसे कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी वाइज हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट. एंड प्रोटीन्स एक्चुअली द क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बॉडी शेप्स, बॉडी डिजाइन. जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन. जैसे अगर मैं नेल्स में कहूँ तो हमारे प्रोटीन होता है कैरेटिन, हेयर्स में कैरेटिन होता है, स्किन में प्रोटीन होता है. तो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो प्रोटीन एक्चुअली में केमिकली दे आर पॉलीपेप्टाइड. एक्चुअली में बेटा जो आपके प्रोटीन्स है वो क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स. पॉलीपेप्टाइड्स. पॉलीमर वाला चैप्टर किया है. पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड यानी मोनोमर. पेप्टाइड उसकी मोनोमर यूनिट, या अगर हम कहें पेप्टाइड की एक बहुत बड़ा पॉलीमर पार्ट हो जाता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है, जिसमें द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड. क्या है बेटा सिंपलेस्ट यूनिट? सबसे छोटी यूनिट कौन सी है बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन की? एमिनो एसिड. और एमिनो एसिड अगर मैं केमिकली आपको समझाना चाहूँ तो हम अब आज इस चैप्टर में अमीनो एसिड के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन अमीनो एसिड एक्चुअली दे आर अल्फा अमीनो एसिड. क्या है ये? अल्फा अमीनो एसिड. अब हम इसी चीज को समझेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या है. कि अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन को अगर मैं तोड़ती हूँ, हाइड्रोलाइज करती हूँ, तो इट विल गिव पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड होता है बेटा. और फर्दर इसको मैं हाइड्रोलाइज करती हूँ, देन इट विल गिव एमिनो एसिड्स. द स्मॉलेस्ट यूनिट वी कॉल द एमिनो एसिड. अब मैं एमिनो एसिड को समझा रही हूँ. एमिनो ग्रुप है, एसिड ग्रुप है. तो अगर मैं कहूँ एसिड ये ग्रुप है, थोड़ा बहुत बेटा आपको नोमेनक्लेचर मैंने 11th में भी सिखाया है, पॉलीमर वाले चैप्टर में भी बताया है कि अल्फा पोजीशन कौन सी होती है? फंक्शन ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है. फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन होता है बेटा? अल्फा कार्बन होता है. और अल्फा कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एमीन ग्रुप लगा हुआ है, यानी NH2. कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? NH2. इट बिकम्स अल्फा एमिनो एसिड. और इसमें कार्बन की वैलेंसी को 4 से सेटिस्फाई करना है. एक तरफ H होता है बेटा और एक तरफ R ग्रुप होता है. इस R ग्रुप की ही वजह से एक्चुअली में ये जो R ग्रुप होता है, यही R ग्रुप आपको ये बताता है कि आपका जो अमीनो एसिड है वो कौन सा है. आपका अमीनो एसिड कौन सा है? एक्चुअल में we do not have the single amino acid, we have 20 amino acids. हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स हैं बेटा? हम 20 अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं. तो 20 अमीनो एसिड्स में बेसिक फ्रेमवर्क यही होता है. अल्फा कार्बन है, इस पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड. ये R ग्रुप यानी ये ग्रुप डिसाइड करता है कि 20 अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं. अगर मैं ये R ग्रुप मान लीजिए, एक और फिर से बना देती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. COH अल्फा पे NH2, ये H R ग्रुप अगर आपका H ही हो
तो ये बन जाता है बेटा ग्लाइसिन। क्या बन जाता है? ग्लाइसिन। अगर आपका आर ग्रुप एक और कार्बन का है तो ये बन जाता है बेटा वैलिन। कौन सा बन जाता है बेटा? वैलिन, सॉरी एलानिन। कौन सा बन जाता है? एनालिन। एनालिन। CH2CH3 हो तो वैलिन। अगर CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो तो ल्यूसिन। तो ये डिफरेंट नाम बन जाते हैं 20 अमीनो एसिड्स के, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर। अब ये एक्चुअल में एल है। एल कैपिटल डी और कैपिटल एल याद होगा बेटा आपको थोड़ा बहुत। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप होता है, इसीलिए इसको हम एल बोलते हैं। एल अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? एल अमीनो एसिड। और अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात करूं तो ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट सिर्फ एक को छोड़ के। कौन है बेटा वो? ग्लाइसिन। क्यों है ये एक्टिव ग्लाइसिन? क्योंकि बेटा इस कार्बन पे जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उस पे दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। और कार्बोहाइड्रेट वाले में भी मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उस कार्बन में चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन इसमें दो सेम ग्रुप होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सारे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बेटा कई बार पूछ लेते हैं वो अमीनो एसिड बताओ जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट इज ग्लाइसिन। सबसे पहला अमीनो एसिड जो आपने पॉलीमर वाले नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 में भी पढ़ा, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 आपको ये याद होगा थोड़ा, ऐसे लिखते थे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, उसमें भी ये होता है बेटा ग्लाइसिन। तो ये बेसिक अमीनो एसिड्स के बारे में बता दिया कि वी हैव ओवरऑल 20 अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास? 20 अमीनो एसिड्स है। और 20 अमीनो एसिड सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है सिवाय ग्लाइसिन। अब हम यही पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स को बेटा हम क्लासिफाई 20 अमीनो एसिड्स है ना हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन उनके नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग बेटे ये 3 तरह के हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बेटा इसमें आपको स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नाम पता होने चाहिए, लेकिन कारण मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे ये नाम हम पता कर सकते हैं एसिडिक, बेसिक, नेचर का। आपको पता है RNH2 यही तो था। इसमें एक एसिड है और एमीन लोन पेयर की वजह से बेसिक। यानी अगर मैं कहूँ कि जो अमीनो एसिड है वो एक एसिड है एक बेस है उसी के अंदर, तो अपने आप में क्या है? ये न्यूट्रल है। अपने आप में ये क्या है? न्यूट्रल अमीनो एसिड। और अगर इसमें आर ग्रुप में मान लो एक COH ग्रुप पड़ गया तो ये एसिड कंटेंट ज्यादा हो गया तो एसिडिक हो जाएगा। अगर NH2 ग्रुप बढ़ गया तो ये बेसिक हो जाएगा। यानी दो अमीनो एसिड्स who have 1 NH2 and or 2 or more COH, then it is called acidic amino acid। यानी एसिड कंटेंट ज़्यादा हो गया तो बेटा ये एसिडिक अमीनो एसिड बन जाता है। अगर इसमें बेसिक कंटेंट बढ़ जाएगा तो ये बेसिक बन जाएगा। सो बेटा अब हम बेसिक के बारे में पढ़ लेते हैं। दोज हु हैव 1 acid, 1 COH group and 2 or more NH2 group, वो बेसिक हो गया। न्यूट्रल
अमीनो एसिड। तो बेटा इसमें हम बात करते हैं कि इसमें अब हम बात करते हैं कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल। जैसे न्यूट्रल का तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए, ग्लाइसिन, एनालिन, ल्यूसिन, सारे मोस्टली क्या है न्यूट्रल है। स्ट्रक्चर नहीं करना, आपने सिर्फ नाम याद करना। एस्पार्टिक एसिड, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? एस्पार्टिक एसिड, ब्यूटामिक एसिड, इसमें हो जाएगा बेटा हिस्टीडीन। क्या हो जाएगा बेटा बेसिक वाले में? हिस्टीडीन। कौन सा हो गया बेटा? हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, कितने सारे हैं बेटा? हिस्टीडीन, लाइसिन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? बेसिक अमीनो एसिड्स के। और एसिडिक के मैंने एस्पार्टिक एसिड लिख दिया आपका, एस्पैराजीन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, न्यूट्रल वाले को लिख दिए। अब नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो ये दो तरह के हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल का मतलब जिसकी जरूरत, बेटा कुछ अमीनो एसिड कह लो या कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी खुद बनाती है, उसको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होगी। जब जरूरत कम है तो वो नॉन असेंशियल में होंगे, और जिसको हमें बाहर से लेने की जरूरत है, दोज रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो एसेंशियल हो गए, जरूरत हो गई। दोज सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ, जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर देती है, जिसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट वी कॉल द नॉन एसेंशियल, या कहें डिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल जो बॉडी खुद बना लेती है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्पेंसिबल। जैसे हमारे 20 अमीनो एसिड्स है तो 10 क्या है उसमें? असेंशियल, और 10 क्या है? नॉन असेंशियल है। जैसे आपने सुना ही होगा, आपको पता है अमीनो एसिड्स की ग्रोथ की कमी होने की वजह से क्वाशियार्कर, क्वाशियार्कर का मतलब क्या होता है कि बॉडी में बैलेंस खत्म हो जाता है, बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वो अमीनो एसिड्स की, असेंशियल अमीनो एसिड्स की, जिसे हमें बाहर से लेना पड़ता है, दूध वगैरह पीना पड़ता है, वो ना मिले तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफान, थियोनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, ये सारे के सारे क्या हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है जो अमीनो एसिड जुड़कर हमें कंप्लीट प्रोटीन देता है, प्रोटीन जिसमें हमें मिल जाता है, उसके रिगार्डिंग हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। या अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन इतनी हो गई तो हम प्रोटीन, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है बेटा, मतलब जिनको अगर हम खा रहे हैं, हमें हमारी डाइट के अकॉर्डिंग पुष्टि हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट प्रोटीन डाइट के अकॉर्डिंग, और इनकम्प्लीट प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। बेटा मैं ये लिख, दोज प्रोटीन्स दैट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन राइट प्रोपोर्शन फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन इज कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन। यानी वो प्रोटीन जो हम बाहर से ले रहे हैं, उससे हमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट प्रोटीन। जैसे मीट, फिश, मिल्क, एग। और जिसमें हमें इनकम्प्लीट, जैसे हम चावल खाते हैं, मक्का खाते हैं, वीट खाते हैं, इनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोटीन की कमी या अमीनो एसिड की कमी होती है। यानी दोज प्रोटीन
provide all essential amino acids are called complete protein. Essential amino acids called for human nutrition. ह्यूमन न्यूट्रिशन में सारे के सारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाते हैं उसको हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं. एग्जांपल फिश, मीट, मिल्क, एग, ये ज़्यादातर क्या कहलाते हैं? हमारे कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं. और इनकम्प्लीट में जैसे अब इसके अपोजिट आप खुद लिख सकते हो, राइस, व्हीट, कोर्न. किसकी डेफिशिएंसी है इनमें? कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता बेटा? लाइसिन इनमें नहीं होता. कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता बेटा? राइसिन. राइस और कॉर्न में और कौन कौन सा नहीं होता? ये तो नहीं होता राइस और कॉर्न में. कॉर्न में ट्रिप्टोफान. बेटा कई बार है ये बुक में आप कहोगे मैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये एक्चुअली में लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. और राइस में किसकी कमी होती है? थियोनिन. किसकी कमी होती है बेटा? थियोनिन नामक अमीनो एसिड्स की. अब हम आगे चलते हैं बेटा. प्रोटीन की अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन के बाद हमारा आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड. Physical properties of amino acids. अमीनो एसिड्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमने बात की थी they are optically active with L sign. सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? ये लिवोरोटेटरी. कैसे होते हैं बेटा? ये लिवोरोटेटरी. क्लियर है? कैसे होते हैं बेटा ये सारे के सारे? लिवोरोटेटरी. और क्या बात हो जाती है बेटा इसके अंदर जब हम बात करते हैं? ग्लाइसिन को छोड़ के ये सारे क्या होते हैं बेटा? लिवोरोटेटरी. अब हम बात करते हैं बेटा कि जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें और क्या खासियत होती है. अभी मैंने आपको बताया था ये तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी. अभी देखो CHR, COOH, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इट्स लाइक अ न्यूट्रल स्ट्रक्चर. It's like a neutral structure because there is no charge separation on that structure. और आपको ये दिखाई दे रहा होगा that is this is the acidic group and this one is the basic group. ये basic part है और ये acidic part है, लेकिन ये गलत है. Actually में ये non polar नहीं है, ये dipolar structure. कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? अमीनो एसिड्स का कैसा स्ट्रक्चर है? दे आर हैविंग डाइपोलर स्ट्रक्चर. डाइपोलर स्ट्रक्चर या कहो इंटरनल सोल्ट या कहो आप ज्विटरायन. मोस्ट फेमस नेम ऑफ दिस अमीनो एसिड इज ज्विटरायन. ज्विटरायन कैसे है बेटा? ये एक्चुअल में ये अपना H इसको दे देता है जिसकी वजह से COO नेगेटिव असल में अपना बेसिक नेचर शो करता है और NH3 पॉजिटिव ये अपना एसिडिक नेचर शो करता है, जिसकी वजह से जो आपका अमीनो एसिड है वो एक्चुअल में अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देता है ये एग्जिस्ट करता है लाइक अ डाइपोलर स्ट्रक्चर. ज्विटरायन स्ट्रक्चर ये शो करता है एमिनो एसिड. ये है बेटा कि ये अपना ज्विटरायन स्ट्रक्चर शो करता है.
तो अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ बेटा मैं कि ये ड्यूटेरायन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसमें एक और बात आ जाती है बेटा अमीनो एसिड्स के ही रिगार्डिंग कि दिस इज वी कॉल iso electronic points of alpha amino acids. Iso electronic points of alpha amino acids. Iso का मतलब सेम, iso इलेक्ट्रॉनिक नहीं है बेटा, iso इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते क्या? पहले इसको डिस्कस करते हैं कि ये अल्फा एमिनो एसिड ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है। एक्चुअल में जब हम अमीनो एसिड को एक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, अल्फा अमीनो एसिड या तो एसिडिक नेचर शो करेंगे या बेसिक नेचर शो करेंगे, कोई तो नेचर शो करेंगे, आयनिक स्ट्रक्चर है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो या तो वो पॉजिटिव रोड की तरफ भागेगा या नेगेटिव रोड की तरफ, ड्यू टू इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। एक बात समझने वाली है कि जब हम इस सॉल्यूशन में से मान लो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशन या तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा या नेगेटिव एंड की तरफ भागेगा। और अगर हम इसकी पीएच को, कंसंट्रेशन को बैलेंस कर दे और जिसकी वजह से अब कोई भी माइग्रेशन नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या है ये? द pH at which there is no net migration of amino acids under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब हमने वो पीएच सेट कर दी जहां पर कोई भी माइग्रेशन नहीं हुआ एमिनो एसिड का, जब हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उस पीएच को हम क्या कहते हैं बेटा? दैट पीएच इज कॉल्ड द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है बेटा? क्या होता है बेटा ये? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर हम देखते हैं कि ये आपका अमीनो एसिड है न्यूट्रल वाला और उसमें आप पीएच सेट कर रहे हो, आपको बताया था ये इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, एक्चुअल में ये डाइपोलर स्ट्रक्चर है। जब हम इसका बैलेंस करते हैं बेटा, इसमें क्या डाल दें? H डाल दें। H क्या है? एसिडिक। H डाल दें तो इट विल बिकम्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। pH सेट कर दी, इसमें H पॉजिटिव डाल दिया, OH नेगेटिव निकाल दिया, वो H ले लेगा यहाँ से तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर माइग्रेशन शिफ्ट करेगा, अपनी कोई ना कोई चेंज शो करेगा। तो कई बार हमें आ जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड एसिड और या बेस, और अगर हम इसमें वाटर डाल दें OH नेगेटिव तो ये इससे वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेगा, या इसमें H पॉजिटिव, नाउ इट बिकम्स लाइक दिस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड शो करता है जहाँ पे जब माइग्रेशन बंद हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड का, जहाँ पे pH लेस देन 7 कर देते हैं, ग्लाइसिन की जो आपका एस्पार्टिक एसिड है उसकी pH हो जाती है 3 to 5 की रेंज में, बेसिक वाले की pH हो जाती है 7 to 10 की रेंज में। अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात है बेटा, फिर ये प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं अगर अमीनो एसिड का कैसे कंफर्म हुआ कि इसमें ये वाला अमीनो ग्रुप या ये वाला एसिडिक ग्रुप अपना नेचर शो नहीं करता। एक्चुअल में एसिड और बेसिक नेचर इनकी वजह से है। तो वो कैसे पता लगा? कि ये देखा गया बेटा, अगर अमीनो एसिड में जनरल COH ग्रुप होता तो ऑर्गेनिक का जो एसिडिक नेचर है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करता है। अब जैसे हम कम ज़्यादा वाली बात करते हैं तो अगर COH ग्रुप होता तो इसकी जो एसिडिक रेंज आती
दैट इज 1.6 और बेसिक रेंज आ जाती मान लो 2.5 के अकॉर्डिंग जो पीएच सेट करते हैं, मतलब 10 की पावर -10 और -12 में आ जाती। लेकिन जब इसकी एक्चुअल पीएच वैल्यू निकाली गई चाहे एसिड या बेस की, वो एक्चुअल पीएच वैल्यू इनकी वैल्यू से, मान लो ये एसिड है, अगर ये अपना H रिलीज करता है, ये लोअर क्लासेस में 11th में बताया था बेटा, ये अपना अगर H रिलीज कर देता है इट बिकम्स CO नेगेटिव। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या बन जाता है, वीक बेस। ऑन द सिमिलर नोट अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या बन जाएगा, वीक एसिड। यानी जो वैल्यू हम सोच रहे थे एसिड और बेस की ज्यादा वैल्यू होगी, वो एक्चुअल में कम वैल्यू इसी वजह से है क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनाता है विच इज वीक और एज कंपेयर्ड विद द नॉर्मल एसिडिक और बेसिक नेचर। क्लियर है बेटा? तो ये सारी बातें आपको बतानी थी, विद द साइन कन्वेंशन आपको बता दिया।